हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए यूपीएसएससी पीटी 2023 28 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो समाप्त हो गई है। हम डिस्कस करेंगे जीके की आंसर की को। पेपर का लेवल की बात करें तो पिछले 2 सालों से जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से इस साल का जो एग्ज़ाम है वो आयोग ने एग्ज़ाम पेपर वो काफ़ी अच्छा सेट किया है। ठीक है, इस बार का जो है वो पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी अच्छे प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न जो है आपकी शिफ्ट का, पहली शिफ्ट का, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चितापावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ये बन गया था, इसका राइट आंसर था यहाँ पे पूना या पुणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ था? तो जिन का अर्थ था विजेता, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 3, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आप लोग अपने सेट के हिसाब से मिला लीजिएगा। मैं यहाँ जो मेरे पास सेट आया है उसके हिसाब से आपको आंसर बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 4 था, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ये था आपका व्यास और सतलुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट था, व्यास और सतलुज नदी के मध्य। ठीक है, व्यास और सतलुज नदी के मध्य। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। आमेर, लखनऊ, मालवा या आगरा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था मालवा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट था। अपना स्कोर आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप कितना स्कोर करके आए हैं एग्ज़ाम में 100 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल निस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था, अब्दुल निस्तार। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पे बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा था। तो ये किया गया था आपका स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, स्वराज पार्टी नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर था स्वराज पार्टी। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर था खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, क्या राइट आंसर था? खान अब्दुल गफ्फार खां को खुदाई खिदमतगार के संस्थापक के रूप में जाना जाता था। और अगला प्रश्न था आपका, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर टिक है, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। अगला प्रश्न था आपका, सिरोही
कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पे टिक है, मणिपुर। ठीक है, क्या राइट आंसर था इसका? मणिपुर इसका राइट आंसर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर था इसका था राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, राजस्थान। उड़िया पठार जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न था आपका, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, स्थानीय वायु परिसंचरण, शीतोष्ण चक्रवात या दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु मानसून। तो इसका राइट आंसर था उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ये भी आपसे पूछा गया था। तो राजस्थान के जालौर जिले में गुलाबी, रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 था आपका, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बुंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गोवा, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल या ओडिशा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था पश्चिम बंगाल। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बुंदेल चर्च। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य। क्या पूछा जा रहा है? गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था, ठीक है, इसका राइट आंसर था, ये गलत है, डी जिसने भी लगाया है वो गलत है। इसका आंसर था सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट था, यानी मनरेगा। मनरेगा के नाम से भी इसे जानते हैं, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन या तिलहन उत्पादन। तो तिलहन उत्पादन तो आपकी हो गई पीली क्रांति, आलू उत्पादन आपका हो जाता है गोल क्रांति, और बागवानी यहाँ आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा? बागवानी आपकी स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी इरडा, जिसे इरडा भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है, ये करवाया भी था मॉक टेस्ट में, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, हैदराबाद। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है? तो ये था इसका राइट आंसर नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ये किस धारा के अंतर्गत बनाए थे? तो यहाँ आपका राइट आंसर है धारा 100। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट था, धारा 100 के अंतर्गत कानून बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है उसका नाम बताना था जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ पर कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न था, पंचायती राज संस्थाओं के
अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये किया गया दिसंबर 1992। ये भी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया? तो ये राइट टू बिल, ये अधिकार पारित किया गया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अधिकारों का बिल अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे और अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये साइंस का क्वेश्चन रख दिया गया है। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? घनसोल, एरोसोल, सोल या इमल्सन? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक प्रकार का सोल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था जहरीली शराब, जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेथनॉल। मेथनॉल आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो यहाँ बौना ग्रह की बात हो रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर था प्लूटो। ठीक है, प्लूटो यहाँ आपका राइट आंसर था। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इजी थे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे। बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में निम्नलिखित कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था मेथनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था कि बिछुआ की पत्तियों में चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है मेथनोइक अम्ल। अगला प्रश्न था आपका, ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच के ऊपर था प्रश्न। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर था। ठीक, 6.75 इसका राइट आंसर था। 6.75 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, दिव्या अपने मासिक वेतन 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में वह 25% मनोरंजन और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? ये आपसे पूछा जा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका 32,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट था, 32,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 36 था, यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गई है। निम्नलिखित में किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? ये ध्यान से पढ़िएगा कि सही नहीं है और सही है। इसमें कुछ बच्चे गलत करके, जिन्होंने एग्ज़ाम ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, एग्ज़ाम पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, वो पक्का यहाँ गलत लगा के आए होंगे। तो औचक, अक्सर, डावाडोल, अस्थिर, झड़कना, पुकारना, ये तो तीनों सही है, बट डावाडोल और अस्थिर ये विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। होनहार बिरवान के होत चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर था, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग थे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। जो आपको नज़र आ रहा है प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह, ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, कौन सा, क्या आंसर था इसका राइट? इसका था रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कलम के जादूगर किसे कहा गया? तो कलम का जादूगर ये था आपका, कलम का सिपाही नहीं था। तो ध्यान से पढ़िएगा, जो कलम के सिपाही को वो मुंशी प्रेमचंद लगा के आए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है,
यहाँ से आपके इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो ही इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट द चॉइस ऑफ फूड। तो फास्टिडियस का आपसे एंटोनिम पूछा था। तो इसके हिसाब से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं केयरलेस और इनडिस्ट्रिक्ट, ये दोनों ही सही हैं, लेकिन वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो यहाँ पर कौन सा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप केयरलेस भी लगा के आए हैं, वो भी आपका राइट है, और इनडिस्ट्रिक्ट भी आपका राइट है, लेकिन यहाँ पे केयरलेस ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। पुट द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब। आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम्ड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इज आएगा, बिल्कुल राइट है। आई एम द पर्सन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो स्पेलिंग जो इनकरेक्ट है वो एनिवर्सरी की है। एनिवर्सरी में ANN आता है। एनिवर्सरी आपकी जो स्पेलिंग थी वो इनकरेक्ट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था इसका। अगला क्वेश्चन था एक पैसेज दिया था, उसमें से आपको प्रश्न ढूंढने थे। तो पैसेज को पहले पढ़ते आप, फिर आप आंसर इसका बताते। वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन। तो ये थी आपकी हिमाद्री रेंज। यहाँ पर आपका राइट आंसर था हिमाद्री रेंज। वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन हिमाद्री रेंज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, क्या राइट आंसर है? एलुवियल डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यहाँ से आपके रीजनिंग के प्रश्न शुरुआत कर रहे हैं। तो एक निश्चित कूट भाषा में @ प्लस को दर्शाता है। ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं, लेकिन इसका आपको राइट आंसर मैं सीधे सीधे बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर था 58। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था संख्याओं को दिए गए क्रम से गलत संख्या आपको बतानी थी। तो गलत संख्या जो थी वो थी आपकी 634। ठीक है, क्या थी? 634 जो थी वो आपकी गलत संख्या थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सोमवार, बुधवार, गुरुवार या मंगलवार? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बुधवार आपका राइट आंसर था। कौन सा? बुधवार आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चंस है। तो इसका तो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न काफ़ी बड़े थे, आधा टाइम तो प्रश्न को पढ़ने में ही निकल गया होगा। प्रश्न नंबर डी आपका राइट था। सॉरी, आंसर नंबर डी आपका था यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। यहाँ से आपके समसामयिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर वर्मा ने इंग्लैंड की मर्सीडाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा था। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, 2018 में सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, किस वर्ष? 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न लेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया? तो ये था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था आपका, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह में भारत के आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में किसे देश को मशाल सौंपी? तो ये सौंपी गई है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो थे लूला डी सिल्वा, इन्हें मशाल सौंपी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर में करवाया भी गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों के भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका सुस्वागतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट था, सुस्वागतम, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न लेंगे। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में
3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप आपको बताना था, तो NCAP का पूर्ण रूप था न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। कौन सा था? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये आपका NCAP का राइट था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगले दशक निम्नलिखित में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो ये इसका राइट आंसर था, अंतरिक्ष नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, कौन सा राइट आंसर था? इलेक्ट्रॉनिक्स इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश के लिए शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था, इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा प्लीज़। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, आप जो भी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या रही? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है आवेदन कैलेंडर के वर्ष 1 जनवरी को 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। वह परियोजना निम्नलिखित में किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर था हाथी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, हाथी के जीवन को बचाने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण का अभ्यास का नाम बताइए। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपको नजर आ रहा है त्रिशूल, आपका राइट आंसर था। ठीक है, त्रिशूल इसका उत्तर सही था। जो लोग त्रिशूल लगा के आए हैं उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, इसका निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर था वो था काकतीय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, काकतीय राजवंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर था अनुच्छेद 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, अनुच्छेद 75 के द्वारा तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत के संघ के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कुथुम्बलम मंदिर प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था केरला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर था। ठीक है, केरला का मंदिर था कुथुबलम मंदिर, प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है केरला की। ठीक है, केरला यानी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, मैसूर कर्नाटक में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय। अगला प्रश्न लेंगे, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, 193 सदस्य राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, दिवेही। ठीक है, दिवेही जो है वो मालदीव की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न था, पुला निम्नलिखित में किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? मुद्रा से एक क्वेश्चन आया है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है वो पुला जो है वो बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला प्रश्न था, पेरुंगदाई कोडुवेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत निम्नलिखित में किस साहित्य से संबंधित है? तो ये है आपकी तमिल साहित्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, किस साहित्य से? तमिल साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न था, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का
नाम बदल के शौर्य चक्र कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जो आपको नजर आ रहा है, अशोक चक्र वर्ग तृतीय। अशोक चक्र वर्ग तृतीय का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये गद्यांश दिया गया है और इसे पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो गद्यांश काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो आप लोग देख के घबराइएगा मत। पहले एक कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जब भी आप एग्ज़ाम दें सबसे पहले आप क्वेश्चन ना पढ़ के आराम से धीरे धीरे पूरा पैसेज जो आप पढ़ लें, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ के, जिससे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चंस को ढूंढने में। तो पहला क्वेश्चन था इसका, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, असशक्त लोगों का वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समाज की मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था, जीवन यापन में आर्थिक परेशानियों में सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर था राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र तथा बुद्धिजीवी वर्ग। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो पैसेज आए थे, तो दोनों पैसेज को आप ध्यान से पढ़ के तब आंसर दीजिएगा। सेकेंड पैसेज का पहला प्रश्न था, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस पर क्या विषय में क्या विचार है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। अगला प्रश्न था, विभिन्न स्थलों पे लोग भीख देखने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था इस पैसेज का, भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये आपसे पूछा था, ये आप ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है और नहीं है। तो गरीब बच्चों के स्कूल में फीस जमा कराकर पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री मदद करना। ठीक है, भीख ना देके भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न था, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा जा रहा था। दान, पुण्य और जीवन मुक्ति समास में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर था द्वंद्व और तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट था, द्वंद्व और तत्पुरुष समास है दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर था, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी हो और जो पीढ़ियों से ही निश्चित हो, वो खानदानी भिखारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था। अगला प्रश्न था आपका, तो ये थे आपके सेकंड जो फर्स्ट आंसर किया है, फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम की आंसर की है। इसमें आप लोग अपना एग्ज़ाम कैसा गया है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपका स्कोर क्या हुआ है मिलाने के बाद आंसर की, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ सेकंड शिफ्ट के आंसर की के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। एंड जिसका भी एग्ज़ाम है कल के लिए, उसकी तरफ से ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक अपना एग्ज़ाम दीजिएगा।